दोस्तों आपको तो पता होगा कि हमारे बिहार में 4 माइग्रेंट वर्कर्स की डेथ हो गई है। और जब ये डेथ एक महिला की हुई मुजफ्फरपुर स्टेशन पर, तो एक बच्चा, जो बच्चा था उस महिला का, वो उसके शरीर से चादर खींच रहा था और वो वीडियो पूरी इंटरनेट पर वायरल हो गई। और वो वीडियो पहुंच गई पटना हाई कोर्ट तक। पटना हाई कोर्ट को पता चला कि इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, तो इस वजह से पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, संज्ञान लिया है और कार्रवाई की है सरकार पर, बिहार सरकार पर। ठीक है, तो क्या है खबर, इसी खबर को देखेंगे। इस खबर में सुमोटो कॉग्निजेंस टर्म है, वो समझेंगे। सुमोटो कॉग्निजेंस टर्म क्या है? आर्टिकल 226 के तहत सब कुछ हो रहा है, जो भी केस फाइल किया है कोर्ट ने खुद ब खुद, तो वो समझेंगे। रिट्स इशू करेगी हाई कोर्ट, उसके बारे में समझेंगे रिट्स क्या होता है। तो आज इस वीडियो में ये सारा कुछ जानने को है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ऑल व्यूज़ पर मैं रंजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों खबर मैंने बता दिया, और खबर जानने से पहले थोड़ा सा प्री रिक्वेस्ट ये है कि आपको इस बिहार माइग्रेंट्स वर्कर्स डेथ के बारे में समझना होगा। क्या खबर है, कैसे लोगों की डेथ हो रही है और क्या हुआ था। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ ये वीडियो आप जाकर देखिए चैनल पर, मैं लिंक यहाँ दे दूँगा, आपको पता चलेगा। तो दोस्तों सोमोटो कॉग्निजेंस ये होता है कि जब कोर्ट खुद ब खुद संज्ञान लेता है किसी भी इशू की। जैसे कोर्ट को लगता है कि कहीं पर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी को मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रही हैं जो सरकार को दी जानी चाहिए। तो अगर सरकार मूलभूत सुविधाएं नहीं प्रोवाइड करा रही हैं लोगों को, और लोग केस नहीं करने आ रहे हैं या कोई भी फाइल नहीं करने आ रहा है उसमें केस कोर्ट में, तो कोर्ट खुद ब खुद क्या करता है, संज्ञान लेता है। तो उसे कहते हैं सोमोटो कॉग्निजेंस। अब ये सोमोटो कॉग्निजेंस आता कहाँ से है दोस्तों? तो ये आती है पीआईएल से। पीआईएल में ये प्रोविज़न है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में कि कोर्ट खुद ब खुद केस किसी के ऊपर डाल सकता है। तो पीआईएल दोस्तों 1980 में इंडिया में ये शुरू हुआ, जब पीएन भागवती जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। स्टैंड लोकी को ख़त्म कर दिया गया। तब पहले क्या होता था दोस्तों कि जिसके साथ जो भी अधिकारों का हनन होता था वही जाकर सिर्फ केस कर सकता था कोर्ट में, लेकिन 1980 में इसे हटा दिया गया। ठीक है, और अगर मान लीजिए आपके अधिकारों का या कुछ एक समूह है उसके अधिकारों का हनन हुआ है, तो उनके बिहाफ पर कोई एनजीओ, कोई सोशल एक्टिविस्ट या कोई भी इंसान जाके केस कर सकता है कोर्ट में। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया था ताकि जो सोशली डिसएडवांटेज्ड पब्लिक है, कम्युनिटी है, उनको भी केस करने का मौका मिल सके। ठीक है, तो इसके लिए पीआईएल की शुरू की गई थी। तो यानी पीआईएल का सिंपल भाषा ये है कि किसी के अधिकारों का हनन हो, कोई और कोर्ट में जाके केस कर सकता है। ठीक है, तो इसी कड़ी में ये होता है कि अगर कोर्ट को भी खुद ब खुद लगता है कि कहीं किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो कोर्ट खुद ब खुद भी किसी सरकार या किसी अथॉरिटी के ऊपर केस कर सकती है। अब ये जो पीआईएल होता है वो आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में होता है दोस्तों, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में होता है। ठीक है, आपको बता दूं कि आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक जो है पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंदर दिया गया है, और ये सब कुछ हाई कोर्ट से रिलेटेड है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जजेज, सबकी अपॉइंटमेंट से लेकर के डे टू डे जो प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है, उनके पावर्स, उनके जुरिडिक्शन पावर्स, सब कुछ इसके अंदर निहित है। तो समझेंगे आज इस पूरे केस को। तो दोस्तों इस केस के बारे में मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही वो वीडियो पहुंचा पटना के हाई कोर्ट के पास, तो जो चीफ जस्टिस है वहाँ के संजय करोल जी, उन्होंने एक बेंच बनाई। ठीक है, किनके साथ? जस्टिस एस कुमार के साथ मिलके खुद की एक बेंच बना ली, 2 आदमी को बेंच बना ली, 2 आदमी की। और एडवोकेट जनरल जो एस.डी. कुमार है, उनको स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त किया गया बिहार का। वो बिहार सरकार की तरफ से खड़े होंगे कोर्ट में और बिहार सरकार की तरफ से जो भी जानकारी होगी उसको देंगे। दूसरी चीज़ ये हुई कि उन्हीं को ये कहा गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप पता करिए पहले कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कोई संज्ञान लिया है या नहीं लिया है इस इंसिडेंट में, जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं आई है। अमीश गिरी जो है एक इंसान, उनकी एमिकस क्यूरी की तरह वो एक्ट करेंगे। वो एमिकस क्यूरी क्या होता है दोस्तों? एमिकस क्यूरी होता है फ्रेंड ऑफ कोर्ट, यानी जो कोर्ट की मदद करेंगे। यानी संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की मदद करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन ला करके देने में इस केस के रिगार्डिंग। अब दोस्तों देखते हैं कि आर्टिकल 226 क्या है। मैंने जो बात की थी आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट में ऐसे पीआईएल्स वगैरह दायर होते हैं। ठीक है, और इसी के अंदर सुमोटो कॉग्निजेंस ली जाती है। तो आर्टिकल 226 के अंदर क्या होता है कि ऐसे पीआईएल डाल दिए जाते हैं जब, तो हाई कोर्ट क्या होता है, रिट्स इशू करता है। रिट्स जो होते हैं सिंपल भाषा में मैं बोलूँ दोस्तों, ऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, ऑर्डर्स यानी लीगल ऑर्डर्स होते हैं कि दैट हैज़ टू बी फॉलोड बाय द कंसर्न्ड अथॉरिटी। तो
ये और रिट्स ऑर्डर करते हैं। और किस तरह के रिट्स ऑर्डर करते हैं? 5 तरह के रिट्स ऑर्डर करते हैं: हेबस कर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, क्रिटेरियो और क्यू वारंटो। ये 5 तरह के जो हैं रिट्स इशू होते हैं, और ये सारे रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू करता है आर्टिकल 32 के अंदर। तो समझते हैं सबसे पहले हेबस कर्पस क्या है दोस्तों। हेबस कर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, यानी सपोज कीजिए आपने कोई क्राइम किया या नहीं किया, आपको पुलिस पकड़ के लेके चली गई, ठीक है। अगर जब ये कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट बोलेगा कि भाई सबसे पहले वो जो इंसान है उस इंसान को मेरे सामने खड़ा कीजिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि उसकी जो डिटेंशन हुई है, जो आपने पकड़ा है उसको, क्या वो लीगली सही है या नहीं है। अगर वो इंसान अगर पाया जाता है कि लीगली सही पकड़ा गया है तो फिर तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। और लगता है, कोर्ट को लगता है या ये साबित होता है कि नहीं, ये जो डिटेंशन है ये इलीगल हुई है, गलत हुई है, किसी और को करना चाहिए था, इसको कर लिया, या फिर इसे करना नहीं चाहिए था किसी भी कारण से, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट फिर उस व्यक्ति को फ्री कर देती है। तो यानी हेबस कर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, टू प्रेजेंट अ बॉडी इन फ्रंट ऑफ कोर्ट सो दैट court have a look to the body and then decide, then examine the person in the question has really done the crime or not, has really been guilty or not। तो ये चीज़ होती है हेबस कर्पस में। तो मैंडमस क्या होता है दोस्तों? सेकंड जो है मैंडमस होता है वी कमांड। इसका मतलब ये कहती है, हायर कोर्ट जो होती है वो ये कहती है कि हम जो है आपको कमांड करते हैं। आपको मीन्स कोई भी सरकार, कोई भी अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या जो भी, यानी सुप्रीम कोर्ट की पहुंच तो सब तक है और हाई कोर्ट की स्टेट गवर्नमेंट तक है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो भी अथॉरिटीज़ हैं रिस्पॉन्सिबल उन तक है, और सुप्रीम कोर्ट की पहुंच जो है मैंडमस के अंदर, ठीक है, पूरी इंडिया के अंदर है। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी पब्लिक जो ऑफिस है, पब्लिक ऑफिशियल को या किसी भी पब्लिक बॉडी को, ठीक है, ये बोल सकते हैं कि आप अपने ड्यूटीज़ परफॉर्म करिए सही सलामत। पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट का मैंने फ़ोटो दिखाया है, यानी सरकार, यानी सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो सरकार को बोल सकती है कि आप जो है आप ये करें, आपको ये करनी चाहिए, ये करें। वैसे ही हाई कोर्ट जो है अपने स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकती है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। और इसी मैंडमस के अंदर ये चीज़ सोचिए दोस्तों, हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार को ये कहे कि आपको लोगों को फैसिलिटीज़ देना ज़रूरी है और आप दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा कल एक केस आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि लोगों से आप फेयर ना लें, लोगों को आप खाना दें। इस तरह के जो डिसीजन आए थे सुप्रीम कोर्ट के माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड, ठीक है, जो केस हुई थी उसमें, तो ये मैंडमस के अंदर है कि जो कोर्ट है, जो जुडिशरी है, वो कमांड करती है जो भी ऑफिशियल बॉडी है, जो भी पब्लिक बॉडी है उसको, और उसको ये बताती है कि आपको ये करना है और ये करिए इन द फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। तीसरी होती है प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड, यानी क्या करती है, जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो अपने लोअर कोर्ट्स को रोकती हैं कुछ करने से। ये जो प्रोहिबिशन होता है ये इशू होता है लोअर कोर्ट्स को हायर कोर्ट्स के द्वारा। जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट को इशू कर सकती है, या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के या किसी ट्रिब्यूनल कोर्ट को भी ये इशू कर सकती है, और कह सकती है कि आप जो है ये नहीं कर सकते हैं, ये आपके ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ठीक है। और जो हाई कोर्ट्स हैं वो भी निचले जो कोर्ट्स हैं, लोअर कोर्ट्स जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट जिसे बोलते हैं, या फिर ट्रिब्यूनल है, उन सबको ये बोल सकती है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रिवेंटिव इन नेचर, आप रोकते हैं कि ये नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्लियरली बोला जाता है कि कोर्ट्स को, लोअर कोर्ट्स को, कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जो तीसरी होती है, चौथी होती है, वो होती है सर्टेरियो, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करें आप, तो ये होता है कि टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। इसका मतलब ये होता है कि लोअर कोर्ट में अगर कोई केस पेंडिंग पड़ा हुआ है या फिर किसी कोर्ट में कुछ ऑर्डर आ चुके हैं, तो क्या करता है हायर कोर्ट देखता है कि कहीं कोई, अगर उसमें पीआईएल जाती है तो कि कहीं कोई इस केस के डिसीजन लेने में गड़बड़ी तो नहीं हुई है, या फिर काफ़ी दिनों से ये बेफिजूल का पेंडिंग तो नहीं पड़ा हुआ है। अगर कोई गड़बड़ी हुई होती है तो भी, और बहुत दिन से पेंडिंग में पड़ा हुआ होता है तो भी, कोर्ट बोलता है, हायर कोर्ट बोलता है कि आप जो है इस केस को मेरे पास ट्रांसफ़र कर दीजिए, मैं इसको देखता हूँ। और अगर कोर्ट को लगता है कि डिसीजन कुछ गलत लिया गया है तो उस डिसीजन को ही पूरी तरह से खारिज कर देती है हायर कोर्ट। तो ये होता है सेटारियो। अब जो दोस्तों पांचवा होता है वो होता है क्यू वारंट। क्यू वारंट का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। बाय व्हाट अथॉरिटी का ये मतलब है दोस्तों कि जैसे किसी भी स्टैट्यूटरी और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस पर ये लागू होता है, उनको इशू करती है
कोर्ट्स, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी, तो 226 के अंदर हाई कोर्ट ही करेगी। तो क्या होता है इसमें कि कोई भी संवैधानिक अगर पब्लिक ऑफिस है, ठीक है, तो उस पर आप क्वेश्चन करते हैं, उसके एग्जिस्टेंस पर, या जो भी उसमें काम करने वाले हैं ऑफिसर, उनके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि जो उनकी वहाँ पर अपॉइंटमेंट हुई है या जो ये ऑफिस एग्जिस्ट करता है इसकी क्या लीगलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपके गांव में एक सरकारी स्कूल है, वहाँ पर एक प्रिंसिपल अपॉइंट किया जाता है, आपको लगता है कि वो प्रिंसिपल वहाँ नहीं होना चाहिए था, कोई दूसरा प्रिंसिपल होना चाहिए था, ठीक है, वो एलिजिबल नहीं है, गलत मीन्स से वो प्रिंसिपल बन चुका है, तो आप हाई कोर्ट में अपने जा करके और अपील दायर कर सकते हैं पीआईएल कि ये जो कंसर्न पर्सन है ये गलत मीन्स से प्रिंसिपल बन चुका है। तो हाई कोर्ट क्या होगा कि उसकी लीगलिटी को चेक करेगा, एग्जामिन करेगा, क्योंकि वो क्या है, एक स्टैच्यूटरी या पब्लिक ऑफिस है, ठीक है। लेकिन वो चीज़ दोस्तों प्राइवेट स्कूल्स वगैरह पर लागू नहीं होती है, प्राइवेट ऑफिस पर लागू नहीं होती है। अगर आप प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल या डायरेक्टर के लिए आप केस करेंगे तो हाई कोर्ट कुछ नहीं करेगा। तो ये जो है यानी क्यू वारंट जारी होता है ये जांच करने के लिए कि जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है, जो भी पब्लिक ऑफिसर है या जो भी वहाँ पर अथॉरिटी जो अपॉइंट किया गया है, वो उस ऑफिस में किस बेसिस पर बैठा है, उसकी लीगलिटी है या नहीं, वो एलिजिबल है या नहीं, तो इसके लिए क्यू वारंटो जारी होता है। तो दोस्तों आई होप आपको समझ आया होगा, ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी कि क्या होता है आर्टिकल 226 के अंदर रिट्स कैसे होते हैं। मेनली आज रिट्स पर फोकस थी ये वीडियो, ठीक है। और वो जो केस आया है उस केस से ही ये सारे चीज़ मैंने निकाल कर लाया है, क्योंकि इंपॉर्टेंट केस नहीं होता है, इंपॉर्टेंट होता है उस केस से रिलेटेड जो भी टर्म्स होते हैं या जो भी हमारे पॉलिटिक्स के रिलेटेड, पॉलिटी के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होते हैं वो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया है, अगर समझ में आया है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए चैनल पर, सो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो टिल देन टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।